हेलो दोस्तों, आज हम आपको ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना इसके टू द पॉइंट बताएंगे। ये कहानी ब्रिटिश भारत की है, 1765 के आसपास की है। उसके बाद की भी है, जब हमारा देश गुलाम था तब की मैं कहानी आपको बता रहा हूँ। क्या थी जब देखिए। कहते हैं कि 12 अगस्त 1765 को क्या था कि मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया था। समझिए, अब बंगाल की जो दीवानी जो अंग्रेज़ों के हाथ आ गई थी, यही बहुत बड़ी घटना थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस यहीं से स्टार्ट हो गई कि उन्होंने तो दे दी, दीवान घोषित कर दिया, दीवानी ले ली, और अंग्रेज़ों ने आगे क्या क्या किया वो आप सब परिचित है। अब दीवानी के तौर पर क्या हुआ, दीवानी मिल गई तो कंपनी ने क्या किया, अपने नियंत्रण वाले सभी भू भाग जो थे उसको आर्थिक मामलों के लिए प्रमुख शासक बन गई। उन्हें किले लगा दिए, सब व्यवस्था कर ली उन्होंने छोटी सी उसमें। और क्या था, अठारह सौ पैंसठ से पहले क्या था, जो कंपनी थी जो ब्रिटेन से क्या करती थी, सोने चांदी का आयात करती थी। समझिए, सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। लेकिन अब जब बंगाल में ही इकट्ठा होने लगी सब चीज़ें, होने वाले पैसे से निर्यात के लिए वो सभी चीज़ें खरीदी जा सकती थी, उन्हें ऐसा कर लिया। बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी उस समय गृह संकट जब फंसती जाए तो कोई दे दिया था भैया। उन्होंने सब चीज़ें अपनी लगी थी। कारीगर थे वो गाँव छोड़कर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। जबरन का मतलब ये हो गया कि बंदूक की नोक पे। और जब उस गांव क्षेत्र की पूरी दीवानी ले ली, कंपनी ने अपने पूरे नियम लागू कर दिए, लगान लगा दिए, वो भी लगान इतना लगा दिया किसान अदा ही नहीं कर पा रहे थे, और कारीगरों का जो उत्पादन था वो गिर रहा था, खेती चौपट हो गई थी। मुगल बादशाह तो कोई फर्क पड़ा नहीं, दे के चले गए भाई साहब। 1770 में जब अकाल पड़ा था तो बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी, और इस अकाल में लगभग हमारी 1/3 आबादी समाप्त हो गई। समझिए, अकाल अकाल क्या पड़ गया, अकाल ऐसे पड़ जाता है, खाने को नहीं अकाल ही पड़ गया। समझिए, आज के कोरोना वायरस से कई गुना बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी संकट में थी, इसलिए कंपनी ने अब क्या कर दिया, नया नियम लागू कर दिया, स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। हमारा खून भी चूसा, मार भी डाला हमको, तब भी उन्हें तसल्ली नहीं थी, उन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। क्या है देखेंगे। लेकिन स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। क्या? कंपनी के जो अफसरों ने पाया कि जो जमींदार हैं जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। क्यों? कि असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसे को चुकाने में जमींदारों को खासी परेशानी हो रही थी। देखिए, मैं किसी वर्ग विशेष के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं आज भी एक बात कहता हूँ, डंके की चोट पे कि जो समय के जमींदार थे उन्हें कोई अच्छा रोल अदा नहीं किया, किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। तो और लालची थे, वो स्वार्थी भी थे। अब जो जमींदार थे वो राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। वो राजस्व इसलिए नहीं चुका पाए थे क्योंकि अपनी ही जेब भरते थे, और किसानों के साथ क्या होता था, गलत व्यवहार। तभी तो हमारे यहाँ 1770 में अकेले बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई ना, अकाल पड़ा ना, खेती बर्बाद की इन लोगों ने। अब पहले अंग्रेजों ने ही जमींदारी सब कुछ किया, लेकिन जब पता चला कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो अब क्या करने लगे ये। इन्होंने अब कहा कि जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे, तो कहा अब तुझसे जमींदारी भी छीन लो। जमींदारी छीन ली, अब बहुत सारी जिम्मेदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। समझिए,
और 19वीं सदी तक, पहले के दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी, धीरे खेती का विस्तार होने लगा, जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया लेकिन कंपनी को फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, अब राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। इस लाइन का मैं थोड़ा सा आपको अपनी कटास भाषा में कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं था कि राजस्व तय कर दिया था और उन्होंने कुछ नहीं किया। असल बात ये थी कि हमारे जो बुद्धिजीवी कुछ लोग थे, राजा राममोहन राय से जो हमारे रिफॉर्मर्स थे, वो आगे आए और उन्होंने समाज को जागरूक किया। इसलिए कंपनी के अनुसार जो बिल्कुल शासन करने की जो नीति से उसमें परिवर्तन आया, और तभी से ही 1857 ऐसे कुछ नहीं, बहुत महान स्वतंत्रता संग्राम था वो हमारा। महल क्या होती थी? महल देखिए बच्चे, राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई है। यह एक गांव या गांवों की एक समूह होती थी। पहले आप देखेंगे महल बने होते थे, एक राजस्व इकाई थी। महल है, समझो महल में कब्जा कर ले, समझो गांव पे कब्जा हो गया। एक इकाई थी, समूह था, महल के चारों सब बसा हुआ था। किसान को जो लगान चुकाना होता था वह बहुत ज़्यादा होता था, और उसका ज़मीन का कोई अधिकार सुरक्षित नहीं था, और लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था, और अगर लगान नहीं चुका पाता तो पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। ये जो महाजन टाइप के लोग थे, जमींदार टाइप के लोग थे, भाई हमें ब्रिटिश भारत में इनका रोल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कोई भी मानवता का परिचय दिया ही नहीं था, समझे। अब 19वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ, कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को यकीन होने लगा था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। अब उन्होंने क्या किया, जो राजस्व उन्हें इकट्ठा करना था, राजस्व उनको इकट्ठा क्यों करना था? अंग्रेज हमको लूटने ही आए थे, और कोई शब्द ही नहीं यूज कर सकता मैं। जो लूट शब्द है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सबसे पहला अंग्रेजों ने जो भारत का शब्द दर्ज कराया वो लूट था, क्योंकि वो लुटेरे थे अंग्रेज। अब जमींदारी उनको वहाँ से कुछ मिला नहीं, राजस्व इकट्ठा हो नहीं पा रहा था, अब गांव के मुखिया को सौंप दिया। और जब गांव के मुखिया को राजस्व इकट्ठा करने का सौंप दिया तो उसे ही कहा गया महलवाड़ी बंदोबस्त। समझ के बात को, महल बता दिया, गांव के आसपास का समूह महल हो गया, वो क्या हो गया, महलवाड़ी बंदोबस्त हो गया। अब ब्रिटिश नियंत्रण वाले जो दक्षिण भारतीय इलाकों में क्या स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाएगी। अब कौन सी नई व्यवस्था अपनाएगी? जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। रैयत माने होता है किसान, समझ गए, मत भूलिएगा। और रैयतवाड़ी व्यवस्था को ही मुनरो व्यवस्था कहते हैं, दक्षिण भारत में अपनाई गई थी, समझे। अब जोड़े बनाइए, मैंने आपको पहले बताया था स्क्रीन पे आने से पहले कि रैयत माने होता है किसान, माहल माने होता है ग्राम समूह, निज माने होता है बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती, और रैयती कहलाती है रैयतों की ज़मीन पर खेती, अर्थात किसानों की ज़मीन पर खेती। कहा गया यूरोप में वोट उत्पादकों को से फिलिंद ब्लैंक से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। नील चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था? सबको पता है, नील बागान मालिकों के खिलाफ था। 18वीं सदी के आखिरी में ब्रिटेन में नील की मांग किस कारण बढ़ने लगी? कृत्रिम रंगों के कारण बढ़ने लगी, और यूरोप में वोट उत्पादकों को औद्योगिक से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। स्थायी बंदोबस्त के प्रमुख पहलुओं का वर्णन कर दीजिए। राजाओं और तालुकोदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। किसानों से लगान वसूलने और कंपनी राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई गई राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी, और ज़मीन में निवेश करना और खेती के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाए थे। सब प्री प्लान आए थे वो।
महलवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? राजस्व इकट्ठा करना और करने से कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया था। बस इतना ही है। मुनरो व्यवस्था के कारण 2 समस्या बताइए। उन्होंने कहा कि देवतों से आशा की गई थी कि भूमि सुधार का प्रयास करेंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। और राजस्व अधिकारियों ने भू राजस्व की दर काफ़ी ऊंची रखी थी, इतना अधिक भू राजस्व देने की स्थिति में नहीं थे। अभी मैं इसके आगे बताता हूँ कि ज़ैद नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। क्योंकि उन्हें नील की खेती के लिए अग्रिम कर्ज दिया जाता था, पहले कर्ज दे दिया। फसल काटने पर उन्हें बहुत कम कीमतों पर फसलों को बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। लागत आई 100 रुपये, 50 रुपये तो बेच दो, क्या फ़ायदा है, लागत तो निकले। और उन्हें अपनी ज़मीन के निश्चित हिस्से पर ही खेती करनी पड़ती थी और दूसरी फसल के लिए उनके पास ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा बचता था। और नील की खेती के लिए अतिरिक्त समय मेहनत की आवश्यकता होती थी। अंग्रेज बहुत चालाक थे। पहले तो उन्होंने हमारी कमर तोड़ दी। उनका किसान, उन्होंने कहा ये जमींदार आ रहे हैं, महलवाड़ी व्यवस्था आ रही है, ये बीच में घपला कर देते हैं जमींदार, हमको हमारे पास पूरा राजस्व नहीं मिल रहा है, तो जो बंदा सब कुछ कर रहा है उसी से हम ले लेते हैं राजस्व। तो ये थोड़ी व्यवस्था ले आए किसानों से ज़्यादा, और किसानों पर उतना इन्होंने बोझ डाल दिया कि उनका बच्चा क्या था, सब दे देते थे। तभी तो आंदोलन स्टार्ट हुए। जब सामान्य जनमानस में असंतोष व्याप्त हो जाता है तभी आंदोलन बनते हैं। बंगाल का नील उत्पादन धराशायी हो गया। क्यों? बंगाल में था नील उत्पादक किसानों को कर्ज दिया गया था। देवतों को उनकी फसल की जो कीमत मिलती थी, मैं बता दिया, बहुत कम होती थी। और जो नील की फसल थी वो ज़मीन की उर्वरता को कम करती थी। मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब घोषित किया गया? ये बहुत चालाक, बहुत बेकार आदमी थे यार, इन्होंने तो पूरा मामला ही बिगाड़ दिया। 12 अगस्त 1765 को याद रखिएगा। नील का पौधा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। किस अंग्रेज अधिकारी ने महलवाड़ी व्यवस्था लागू की? हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने 1822 में लागू की। नील की खेती 2 प्रकार से होती थी, निज और देयती। स्थायी बंदोबस्त चार्ल्स कॉर्नवालिस 1793 बंगाल में। मद्रास का गवर्नर कौन था उसमें? टॉमस मुनरो। दुनिया का नील उत्पादन कब आधार किया था? 1783 से 1789 के बीच। 1865 में कंपनी ब्रिटेन से किस वस्तु का आयात करते थे? सोना और चांदी। ब्रिटेन द्वारा आयात कब किया गया? 1788 में। रीड और मुन्नो जैसी जातियों में क्या तर्क था? उनका यह तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व अनुकूलन से पहले उनकी जमीनों का सावधानीपूर्वक अलग से सर्वेक्षण होना चाहिए। किन्हीं 6 राज्यों में उगाई जाने वाली फसलों के नाम बताइए। बंगाल में पटसन, असम में चाय, उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, कपास, महाराष्ट्र में कपास, मद्रास में चावल। स्थायी बंदोबस्त लास्ट देखिए। जमीन में निवेश करना और खेती के लिए अंग्रेजों ने कानून बना दिया और क्या कहा कि इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकोदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली जो राशि थी स्थायी रूप से तय कर दी गई थी और इससे ही स्थायी बंदोबस्त, स्थानीय बंदोबस्त कहते हैं। आप सभी का प्राचीन भारत में हमारे साथ पहुंचने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते एक बात और कह दूंगा, अंग्रेजों ने कुछ भला नहीं किया था, सब लूटा था, वो लुटेरे थे। जय हिंद, जय भारत।